नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता की बुलंद आवाज हर बात को निष्पक्षता से रखते हैं डॉक्टर रमेश्वर सिंह बनी से विधायक है। चलिए सबसे पहले सदन में इन्हीं विधायकों ने सवाल उठाया था मक्खन दीन की मौत पर, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन दिया था कि किस तरह से पुलिस ने कस्टडी में उसके साथ जो कि कस्टोडियल वायलेंस हुआ है, उसी के चलते इन्होंने सवाल वो रेज किया था उस बच्चे का जिसकी स्कूल प्रेमिसेस के अंदर 14 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। किसी विधायक ने इस पर बात करने की भी नहीं सोची, पर रामेश्वर जी ने असेंबली में उन सवालों को उठाया। रामेश्वर जी, वाकई इस पर बात करना कई जगह से प्रेशराइज भी आ रहा है। अगर बात करें मक्खन दीन की, किस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन दिया, मस्जिद शरीफ में जाते हैं और जाकर कुरान पाक को सर पर रखते हैं और कहते हैं कि मेरे से वो चीजें कन्फेस करवाई गई है, वो कन्फेशन करवाया गया जो मैंने कभी किया ही नहीं। काफी बवाल उठा, आप भी उस समय उस परिवार के साथ दिन रात थे, पर अल्टीमेटली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने टेकन एक्शन रिपोर्ट जो है वो मांगी है। अब आज का टाइम था, देखते आज क्या एक दिन का समय दिया कल की बात को। ये सवाल आपने उठाया, बाकी ने क्यों चुप्पी साधी है? देखिए, शायद उनके वोट बैंक पे फर्क पड़ता होगा, शायद उनका वोट खराब होता होगा, उनको ये लगता होगा हमारी पार्टी नाराज हो जाएगी, हमारा वोट नाराज हो जाएगा, शायद हमारा धर्म खतरे में पड़ जाता होगा। बड़े सारे रीजन रहते हैं, उनमें से कोई एक रीजन रहा होगा उनका, लेकिन मेरा कोई रीजन नहीं था। मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा सब कुछ मेरे लोग हैं, मैं उनके लिए हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। मुझे यहाँ पे पहुँचाने के लिए कोई दिल्ली से लीडर नहीं आया था, कोई पार्टी नहीं थी, यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे जिताया है। और इनकी आवाज़ बिना पार्टी के बारे में सोचे और बिना अपने वोट बैंक के बारे में सोचे मैं उनकी बात रखूंगा और ईमानदारी से रखूंगा। इस परिवार ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोला है कि जनाब अगर हमारी गलती निकलती है तो हमें फांसी दे दी जाए, हमें जो सजा बनती है वो दी जाए। और मैं भी ये कहता हूँ कि जनाब अगर वो इतनी बात बोल रहे हैं तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे, क्यों जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की आप लोगों ने, क्यों आप उनको इंसाफ नहीं दे रहे? वो ये तो नहीं बोल रहे कि हमें बेगुनाह साबित कर दो, वो ये बोल रहे हैं कि सच को सामने लाया जाए। लेकिन फिर भी आज तक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इंसाफ में देरी हो रही है और देरी जानबूझ के की जा रही है। रमेश्वर जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी। काफी एक यही मुद्दा नहीं है मक्खन दीन वाला, और भी कई अन्य मुद्दे हैं। अगर बात करें, प्रशासन ने रिबटल दिया था इसी केस को लेकर कि कहा था उनसे कई सस्पिशियस फोन नंबर मक्खन दीन से बरामद हुए हैं जिसके पाक यानी कि सीमा पार से लिंक थे। उन्होंने कहा कि टेरर आउटफिट के साथ भी इसके लिंक थे। तो सवाल हमारा ये, रिबटल उन्होंने जनता को नहीं दिया था, आपको नहीं दिया था जो वहां धरने पर बैठे थे। जनता उन्हें महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर दिया था। उन्हें जनता की चिंता नहीं है, उन्हें महबूबा मुफ्ती के ट्वीट की चिंता है कि उन्हें जवाब देगी कि अवन के वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग बैठे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो घर गया, हमने उससे ऐसी चीज उनके आउटफिट के साथ, आतंकों के साथ उसके संबंध थे और ही वेंट टू होम एंड कमिटेड सुसाइड। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। एक बंदा जिसने कन्फेशन किया है कि हाँ जी मैं आतंकियों से, आपने चाहे जबरन करवाया, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में साफ तौर पर कहा कि मुझसे जबरन ये चीजें करवाएगी, उसके बाद आप छोड़ देते हो, इसलिए छोड़ देते जाओ और आप सुसाइड करो। इसमें काफी सारी चीजें। देखिए, इनको कब पता चला कि वो मिलिटेंट है? बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अगर इनको ये चीज पता थी तो उसको शरेआम घूमने क्यों दिया जाता था? बिल्कुल। आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? और जब आपने पकड़ लिया, आपको पता था ये मिलिटेंट है, भाई पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो आपने उसके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज की? और फिर अगर आपको पता था ये मिलिटेंट है, उसके बाद आप उसको फोन लेने के लिए भेज रहे हो और अकेला भेज रहे हो। बिल्कुल। आप एक मिलिटेंट को, अगर आप उसको मिलिटेंट बोल रहे हो, तो एक मिलिटेंट को आप बिना सिक्योरिटी के, बिना पुलिस फोर्स के आप उसको अकेला भेज रहे हो कि भाई तू जा। ये क्या था? रिबटल में ये भी लिखा था कोई कस्टोडियल वायलेंस नहीं हुआ है, पर जो हमारे पास तस्वीरें, जो वीडियोस है, वो विचलित कर देंगी अगर हम दिखाएंगे। तो उसके शरीर पे ये भी कहेंगे, इस कहने से दोहराएंगे नहीं, कुछ चीज़ें भी होती हैं वो नहीं बतानी अभी जायज़ है। वो सब प्रूफ हमारे पास पड़े हुए हैं कि उस 25 साल के युवक की जो बॉडी थी ना, बिल्कुल ब्लैक कलर जैसे होता ना, वैसा वाइन कलर, वैसी थी बॉडी। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें सब क्लियर होगा क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप बॉडी पे किए हुए टॉर्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जो मेंटली प्रेशर है आप उसको कैसे नापोगे? आप वो कौन सी मशीन है जिससे आप ये लगा के ये पहचान सकते हो कि इसको मेंटली टॉर्चर किया गया था? आज के टाइम में सुसाइड फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटली स्ट्रेस की वजह से हो रही है। क्या पता उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया हो, इतना प्रेशराइज किया गया हो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया हो। अगर वो मिलिटेंट था तो प्रूव करो जनाब। उसके घर वाले बोल रहे हैं अगर वो मिलिटेंट है प्रूव करो, वो कह रहे हैं हम अगर मिलिटेंट है हमें प्रूव करो, हमें सजा दो। वो खुद बोल रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर वो मिलिटेंट है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके ऊपर जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो होना चाहिए। पुलिस पर बड़े घिनौने इल्जाम लगाए। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बाद भी हमें देखिए, लोगों की कंप्लेंट्स हैं, हमें लोगों की कंप्लेंट सुननी है।
हम लोगों के लिए हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए है, सरकार लोगों के लिए है। लेकिन अब जब लोगों की बातों को इग्नोर नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, तो सच कौन बोल रहा है? वो 4 लोग। सच कौन बोल रहा है? वो दफ्तरों में बैठे हुए बाबू। हमें लोगों की बात को इग्नोर नहीं करना है। हमें अगर लोगों ने बोला है तो उनकी बात के ऊपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जहां आप इंसाफ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को दिला रहे हो। 14 साल के बच्चे सुनंदन शर्मा की स्कूल प्रीमिसेस के वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है। उसके कोई भी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई एफआईआर, कोई इस तरह की कंप्लेन, ये भी बताया जा रहा है पुलिस के कोई आला अधिकारियों उनके साथ, उनका एक स्कूल है, कोई चेयरमैन है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि कई हमारे साथी उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें ये भी उनके ऊपर उन्हें नोटिस भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि किस तरह की जो सारा निजाम चल रहा है यहाँ पर, किस तरह की तानाशाही चल रही है? देखो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो बड़ा ऑफिसर है। 14 साल के बच्चे के लिए भी कोई नहीं बोला। मैं वही कह रहा हूँ, कानून सबके लिए, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकार में बैठा हुआ बड़ा ऑफिसर हो, कानून सबके लिए होना चाहिए। कानून का डंडा आम लोगों के लिए कुछ और दूसरे लोगों के लिए फूलों का आहार बन जाए, वो कानून नहीं है। अगर लोग वहां पे, उसके माँ बाप वहां पे रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, आप उन पे लाठीचार्ज कर रहे हो। संवेदना दिखाने के बजाय आप, जिसके घर का 14 साल का बच्चा मर गया, संवेदना दिखाने के बजाय आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, तो जनाब आप कर क्या रहे हो? आप हो किसके लिए यहाँ पे? और कब तक हो? जब तक आप कुर्सी पे हो। एक दिन कुर्सी छोड़ के आप जमीन पे उतरोगे, फिर आप लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे? वो एक बच्चा चला गया, एक घर का चिराग बुझ गया और आप यहाँ पे बैठ के प्रेशराइज किया जाता है। देखो, यही प्रेशर तो यूटी के बीच में हमारे ऊपर रहा, इसी प्रेशर के बीच में तो हम दबके रह गए। एक आदमी, मैं बोलता हूँ बड़े से बड़े लोग ये इस प्रेशर में दबके रह गए, और वो मामूली से लोग इस प्रेशर को कैसे झेल पाएंगे? बिल्कुल रामेश्वर जी, आप बड़ी सटीक बात करते हैं जो सीधा दिल पर लगती है जनता के, क्योंकि जनता आपको मानती है, आपको प्रतिनिधि बनाकर चुना है। अभी जो सदन विधानसभा का सत्र चल रहा है, जनता को काफी सारी अपेक्षा है। 1 साल उमर अब्दुल्ला ने कहा था 100 दिन के अंदर अंदर डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। अभी हमने एलओपी से बात की, लीडर ऑफ अपोजिशन से, उन्होंने कहा करना चाहे तो कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे हैं। इन्हें अपना वायदा पूरा करना होगा, क्योंकि ड्यूल पावर की बात करते हैं। आपने जैसे कहा ड्यूल नहीं है, ट्रिपल पावर चल रही है, पर उस ट्रिपल पावर में जनता पिस रही है। बिल्कुल। तो क्या करें? देखिए, वादे तो जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वादे इलेक्शन में बीजेपी ने किए थे, जब पहले सरकार बनी थी, 1 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है, उनके भी बड़े बड़े वादे थे। प्रधानमंत्री साहब का भी पार्लियामेंट में वादा था, स्टेट जल्दी से जल्दी दी जाएगी, उनके भी बड़े बड़े वादे थे। लेकिन वो अपने वादों के बारे में जवाबदेही देंगे, उन्होंने अपने कितने वादे निभाए। उनका वादा था कि हम जम्मू को एक बड़ी अच्छी सिटी बनाएंगे, वो अपना वादा पूरा करें। उन्होंने बोला था कि हम डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। उनके वादे, वो अपने वादों के बारे में बताए ना, कितने पूरे कर पाए। उन्होंने 2 तरह से अपने वादे पूरे करने की कोशिश की, स्टेट में रह के भी, सरकार में रह के भी, और यूटी में रह के भी, और वो तीनों ही चीजों में फेल रहे। सरकार में रह के भी फेल रहे, स्टेट में रह के भी फेल रहे, और यूटी में रह के भी फेल रहे। अब वो हिसाब मांग रहे हैं 3 महीने के बाद। हाँ, अगर आपने यहाँ पे स्टेट दी होती, फुल पावर इनको दी होती, उसके बाद हिसाब किताब लेते। जनाब 5 साल की सरकार है, 5 साल के लिए चुन के दी गई है, 5 साल की जिम्मेदारी है, और जवाबदेही हमारी अपोजिशन को नहीं है, जवाबदेही हमारी लोगों को है। वोट हम अपोजिशन वालों से लेके नहीं आए, हम लोगों से लेके आए हैं। जवाब हम लोगों को देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और जिस दिन हम फेल हो गए, जनता हमें उठा के बाहर फेंक देगी। स्टेटहुड को लेकर क्या कहेगा सर? स्टेटहुड, देखिए, स्टेटहुड मेरी डिमांड कभी नहीं रही। स्टेट डिमांड मेरी बिजली रही, पानी रही, सड़क रही, हॉस्पिटल रहा। स्टेटहुड मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब मैं पैदा हुआ था, मैं स्टेट में पैदा हुआ था, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मेरे से छीना गया है। पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक आज उन्होंने वॉकआउट किया और महाराजा जी की दुहाई दे रहे हैं, और वहीं पर जब उनसे सवाल किया जाता है स्टेटहुड को लेकर, वो कहते हैं जब केंद्र चाहेगी, जब सेंटर चाहेगा। तो केंद्र किसका है, सेंटर किसका है? वो कब चाहेगा? जब आदमी मर जाएंगे, जब हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो हम भी इनको क्यों जवाब दें? हम क्यों इनको जवाब दें? ये कौन होते हैं हमसे जवाब पूछने वाले? अगर ये हमें जवाब नहीं दे सकते, तो हम भी इनको जवाब देने के लिए थोड़ी ना वो यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों को जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही इनको नहीं है, हमारी लोगों को जवाबदेही है। स्टेटहुड तोड़ के ये क्या बोलते हैं, ये महाराजा हरि सिंह के बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। स्टेटहुड महाराजा हरि सिंह जी की थी। उन्होंने क्या इसलिए सेशन किया था कि मेरी स्टेटहुड को तोड़ के, मेरी स्टेट को तोड़ के यूटी बना दो, 3 हिस्से कर दो। ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारी सरहदें इतनी दूर थी, हम यहाँ पे गिलगित तक थी, हमारी सरहदें इतनी लंबी थी।
तो आपने तो स्टेट के बीच में रह के स्टेट ही तोड़ दी, 3 हिस्से टुकड़े कर दिए। आप तो बाहरी देशों से आए हुए उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो इस यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने स्टेट के टुकड़े कर दिए, यहाँ पे स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिए। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप महाराजा हरि सिंह जी की बात करें। आज भी अगर महाराजा हरि सिंह जी होते तो शायद इनको पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करते। इन्होंने महाराजा हरि सिंह की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। स्टेट तोड़ के मुझे नहीं लगता कि ये महाराजा हरि सिंह की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे थे कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जो 100 दिन का वादा किया था कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे, उन्होंने कहा कि ड्यूअल पावर नहीं बल्कि ट्रिपल पावर चल रही है। एलजी, मनोज सिन्हा सीएम और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री, उसमें जनता पिस रही है, यानी जनता लगातार पिस रही है। क्योंकि वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था, धारा 370 और 35 को एब्रोगेशन के बाद दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियां होंगी। पर आज भी जनता उम्मीद में कब बहेंगी दूध की नदियां, कब होंगी नौकरियां। नौकरियां आती हैं, वो भी कभी कभार आती हैं और उसके साथ घोटाले साथ में आते हैं। तो क्या इस अच्छे दिन के लिए आपने जनता ने ढोल नगाड़े बजाए थे, आपके हर फैसले का स्वागत किया था। रातों रात अगर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है तो यूटी को फिर से स्टेट देने में इतना विलंब क्यों। एक तरफ आप महाराजा जी की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं, जब उससे सवाल किया जाता है कि केंद्र जब चाहेगी, क्या केंद्र सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है। फिलहाल हमने डेली वेजर्स का मुद्दा भी लिया, स्टेटहुड का भी मुद्दा लिया। डॉक्टर रामेश्वर जी जो एक बुलंद आवाज है, आम जनता की आवाज, जमीनी स्तर के साथ जनता के साथ जुड़े, हर मुद्दे को, हर बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।